हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की, जिनका नाम है जेएस मिल। तो इनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है और सिंपली हम शॉर्ट नेम में इनको जेएस मिल कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेएस मिल कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। तो हु वाज जेएस मिल, कि जेएस मिल कौन थे। तो जेएस मिल एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, यानी ब्रिटिश फिलोसफर थे और ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। इस कारण से इनको ब्रिटिश दार्शनिक कहा जाता है। और अगर इनकी लाइफ स्पैन की बात करें तो 1806 में इनका जन्म हुआ था और 1873 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। तो जानेंगे कि 1806 से 1873 तक जो उनके द्वारा इम्पोर्टेंट जो आइडिया है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस साल यहाँ से कैसे प्रश्न बने थे। तो इस साल एक प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट में कि जो जेएस मिल थे कब से कब तक ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वहां की जो संसद है, उसके सदस्य रहे हैं। तो इसका राइट आंसर था 1865 से 1868 तक, 1865 टू 1868, 1868 तक। तो वहां पे जो निचला सदन है, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, उसका नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसके सदस्य रहे हैं लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जिसको सबसे पावरफुल हाउस भी कहा जाता है ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसका, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है डेमोक्रेटली यानी लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं और ये लोकतांत्रिक रूप से एक शक्तिशाली सदन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जनता होती है डायरेक्ट आपका जो अपने प्रतिनिधि होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको क्या करती है, निर्वाचित करती है। इस कारण से इसको सबसे शक्तिशाली हाउस माना जाता है। अब जानते हैं इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो इसकी सदस्य संख्या है हाउस ऑफ कॉमन्स की 650। इसके अलावा बात करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको जो ब्रिटेन की संसद है, यूके की जो पार्लियामेंट है, उसका आपका अपर हाउस यानी उच्च सदन भी कहा जाता है, जहाँ पे जो प्रतिनिधि होते हैं वो आपके चुने नहीं जाते जनता के द्वारा। और यहाँ पे जो सदस्य संख्या होती है उसकी 800 प्लस है। आपको पता होगा कि इस साल जैसे कि फ्रांस की सीनेट में कितने सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के, इसके अलावा जो यूएस है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जान लेते हैं कि इनकी पार्टी कौन सी थी। तो इनकी पार्टी जो थी लिबरल पार्टी के से चुने गए थे, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। इस कारण से ये उदारवादी थे, उनकी जो सोच थी काफी उदार थी। आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए मताधिकार की बात करते हैं, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इसके अलावा ये सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर से आपके चुने गए थे। वहां पे एक सिटी ऑफ वेस्ट मिनिस्टर है, वो उनका निर्वाचित क्षेत्र हुआ करता था। तो वहीं से उन्होंने मतलब प्रतिनिधित्व किया था, अपना रिप्रेजेंटेशन किया था। इसके अलावा महिलाओं के मताधिकार, उदार सुधारों के लिए काफी सक्रिय रूप से अभियान चलाया था जब ये ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा एक इकोनॉमिस्ट के रूप में भी इनको जाना जाता है। 19वीं सेंचुरी में एक ब्रिटिश दार्शनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्री और उपयोगितावाद के समर्थक रहे हैं। कौन? आपके जेएस मिल। इसके अलावा एक राजनीतिज्ञ के तौर पे इनको जाना जाता है। तो ये मेनली इन्होंने राजनीति में काफी प्रतिभाग किया, संसद के सदस्य रहे। इसके अलावा उनकी जो विचारधारा थी वो लिबरलिज्म से बिलोंग करते हैं, यानी उदारवाद से, जो सामाजिक सुधार के कट्टर समर्थक थे। बोलते थे कि सामाजिक सुधार आपका होना चाहिए, महिलाओं को राइट्स मिलना चाहिए, उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने बात की। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इन्होंने समर्थन किया। इसके अलावा आपका पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था, बहुमत का अत्याचार यानी टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, जो बहुमत का अत्याचार होता है, उससे पहले बात की थी किसने? टॉकेविली। तो टॉकेविली जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे, तो वहां पे वो डेमोक्रेसी इन अमेरिका में इसकी बात करते हैं कि बहुमत के अत्याचार। उसके बाद इसकी बात की थी किसने? जेएस मिल से। तो जेएस मिल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं उनके बारे में, कौन कौन सी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो उनका सोच थी, जो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो एक उदारवादी विचारक थे और ये ना तो आपकी पॉजिटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं और ना ही आपकी जो निगेटिव उदारवाद है, यानी जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है और जो निगेटिव लिबरलिज्म है, उन दोनों से बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि उनका बीच का जो पीरियड रहा, जो ट्रांजिशन का पीरियड रहा, यानी संक्रमण का जो
पीरियड रहा वहां से मतलब बिलोंग करते हैं, तो हम इनको प्रॉपरली ना तो पूरी तरह से सकारात्मक उदारवादी मान सकते हैं और ना ही पूरी तरह से नकारात्मक उदारवादी। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड से बिलोंग करते थे, निगेटिव टू पॉजिटिव लिबर्टी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जान लेते हैं कि ये किनसे प्रभावित थे सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ये प्रारंभ में आपका सुकरात और प्लेटो जैसे जो आदर्शवादी जो थिंकर थे, जो कि आइडियलिज्म से बिलोंग करते थे, जो पहले एनिशियन टाइम पीरियड में बहुत सारे विचारक वहां पे थे, तो उससे काफी प्रभावित थे उनके आइडिया से जो उन्होंने दिए। जो प्लेटो है और अरस्तु है, जो कि उनके आइडिया जो है आपके आइडियलिस्टिक होते थे, सहयोग की बात करते थे, कॉपरेशन की बात करते थे। इसके अलावा जो नैतिकता पे काफी बेस्ड होते थे, तो जेएस मिल पहले उनसे काफी इन्फ्लुएंस थे। इसके अलावा उपयोगितावादियों से वो काफी प्रभावित थे, जिसमें कि बेंथम से काफी प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने उपयोगितावाद को पूरी तरह से आपका सपोर्ट नहीं किया है, देखेंगे आगे। फिर इनको क्या क्या टाइटल, क्या क्या उपाधियां दी जाती है। तो पहले इनको स्वतंत्रता के परोकार यानी चैंपियन ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? जेएस मिल को। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के परोपकार के नाम से किनको जाना जाता है, तो वो है राइट आंसर जेएस मिल। इसके अलावा इनको अनिच्छुक लोकतंत्रवादी किसने कहा कि ये रिलक्टेंट डेमोक्रेट है, तो ये कहा था CL वाइपर। किसने बोला था? CL वाइपर ने इनको बोला कि ये एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है। इसके अलावा जो कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के समर्थक कौन थे? जेएस मिल। तो इस कारण से उनको क्या कहा? अनिच्छुक लोकतंत्रवादी। इसके अलावा उनको खाली स्वतंत्रता का पैगंबर कौन कहता है? तो वो कहते हैं आपके अर्नेस्ट बार्कर। तो अर्नेस्ट बार्कर जो एक थिंकर है, उनपे कमेंट्री करते हैं, बोलते हैं कि ये प्रॉफेट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी है, यानी खाली स्वतंत्रता के पैगंबर। इसके अलावा उनको एक उपयोगितावादी दार्शनिक के तौर पे भी जाना जाता है, संभ्रांतवादी, नारीवादी, जिन्होंने महिलाओं के मताधिकार की बात की। इसके अलावा बहुलवादी, सहकारी समाजवादी। तो जो अर्नेस्ट बार्कर थे वो क्या बोलते हैं इनको? खाली स्वतंत्रता के पैगंबर। तो ये कोटेशन आपका बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा ये वाला आपका बहुत बार पूछा गया कि जेएस मिल को किसने अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा है? तो अनिच्छुक लोकतंत्रवादी इनको क्यों कहा है? तो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है उसका बहुत अधिक समर्थन के कारण। इसके अलावा हमने यहाँ पे जाना कि जेएस मिल क्या थे? एक उदारवादी थे, उन्हें एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा गया, यानी रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा गया। इसके अलावा एक प्लूरिस्टिक यानी एक बहुलवादी थे, जो कि बोलते थे कि सत्ता का जो केंद्र है कि केवल एक ही जगह नहीं रहना चाहिए। और बहुलतावादी भी उनके बहुलतावादी थिंकरों के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा एक सहकारी समाजवादी यानी कोऑपरेटिव सोशलिस्ट के तौर पे इनको जाना जाता है। एंड एलिटिस्ट यानी जो अभिजात्यवादी होते हैं, या जैसे कि पैरेटो, मॉस्का, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अभिजात्यवादी, संभ्रांतवादी लोगों को सपोर्ट करते थे। इसके अलावा एक नारीवादी ये थे। अब जान लेते हैं कुछ और चीजें। इसके अलावा इनकी इम्पोर्टेंट बुक जो कि हर बार आपकी पूछी जाती है, और पहली बुक है जो कि 1843 में लिखी गई, और सिस्टम ऑफ लॉजिक। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्या सिद्धांत थे इसके बारे में बात की, 1848 में लिखी गई। और सबसे फेमस बुक जो कि हर बार आपकी पूछी जाती है, ऑन लिबर्टी। तो ऑन लिबर्टी किसने लिखी, कब लिखी, इसका डेट भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जेएस मिल ने किसके बारे में बात की है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये वाली भी काफी फेमस है। इसके अलावा द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये बहुत फेमस है, जहाँ पे वो महिलाओं के मताधिकार और एक फेमिनिस्ट वे में बहुत सारी चीजें की बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो ये बुक्स उनकी काफी इम्पोर्टेंट है। इनका एक सिंपल सा ट्रिक है, APOCUT यानी एपोकट। तो ए फॉर आपका और सिस्टम ऑफ लॉजिक, पी फॉर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, एंड ओ फॉर ऑन लिबर्टी, एंड सी फॉर कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। फिर आता है यू फॉर यूटिलिटेरियनिज्म, 1863 में लिखी। फिर आता है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो ये इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, इसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इनके जो द कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने किस किस विचार का वर्णन किया है, तो वहां पे वो बात करते हैं समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व होता है उस पे आधारित एक
आदर्श सरकार की बात किसमें करते हैं, आपके इस वाली बुक में। तो 3 चीजों की बात करते हैं। तो पहली बात करते हैं आइडियल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दूसरी बात करते हैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। एंड तीसरा बात करते हैं किसकी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन की संस्थाएं। तो ऐसे करके एक प्रश्न पूछा गया था, बोला था कि इसमें से कौन सा आपका जेएस मिल ने नहीं दिया है। तो वहां पे राजनीतिक अर्थव्यवस्था करके था, तो वो आपका जेएस मिल ने नहीं दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा इनकी बुक से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन से आइडिया को जेएस मिल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बेंथम का जो आइडिया है उसका उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया है या नहीं। फिर महिलाओं के बारे में उनके जो व्यू थे उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे कि पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करते हैं। तो स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने पसंद बनाने, आत्मनियंत्रण, नैतिक और मानसिक शक्तियों में सुधार करने की शक्ति देती है। तो ये कोटेशन भी पूछा जाता है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता वह है जो व्यक्ति को अपनी पसंद बनाने और धारणा, निर्णय, मानसिक गतिविधियों और आपकी बहुत सारी में सुधार करने की क्षमता प्रदान करती है। तो ये बोला था जेएस मिल ने। तो इनका ये कोटेशन जो है बहुत बार आपका पूछा जाता है। इसके अलावा 3 चीजों को इन्होंने सपोर्ट किया। किस में, जब हम इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं तो वहां पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती है। फर्स्ट आती है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन यानी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पे ये बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। फिर आता है कार्य करने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्शन। फिर आता है सहचार्य की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर हम इनकी जो इन तीनों में से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो कौन सी स्वतंत्रता है, वो है आपके विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये सबसे इन्होंने इसका बहुत समर्थन किया था इसका। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आपके 99% लोग मतलब सही है, बोल रहे हैं कि ये चीज आपकी सही है, ये चीज सही है, लेकिन एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि ये सही नहीं है, वहां पे क्या होना चाहिए, इन 99 व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इस 1% का आपका निर्णय जो है सुना जाना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने इसके बारे में बात की। वहां पे इन्होंने एक कोटेशन दिया कि जब हम पूरी मानव जाति का जो मत है उसके बारे में मतलब निर्णय एक तरफ है, लेकिन एक व्यक्ति का जो मत है उसके बारे में निर्णय एक मत है। तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये एक प्रसिद्ध कोटेशन दिया है, यदि एक को छोड़कर समस्त मानव जाति का एक मत है तो केवल एक व्यक्ति विपरीत मत रखता है तो उस व्यक्ति को चुप कराने में मानव जाति का कोई औचित्य नहीं। उसके मुकाबले यदि उसके पास शक्ति है तो उसके द्वारा मानव जाति को चुप कराना आपका न्यायसंगत नहीं होता है। तो इस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी उसका सपोर्ट किया। बोलते हैं कि 1% जो व्यक्ति कह रहा है उसका पक्ष भी सुना जाना चाहिए, जैसे हम 90% जो लोग हैं उनके पक्ष को सुन रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे जो दूसरा है आपका कार्य करने की स्वतंत्रता, तो वहां पे 2 टाइप्स की वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, जैसे कि जो सेल्फ रिगार्डिंग जो एक्शन होते हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। जैसे कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में क्या होता है कि जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है, यानी अगर कोई व्यक्ति सपोज सुसाइड करता है अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, तो वहां पे किसी दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कुछ भी करता है अपने साथ तो वो कर सकता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जब तक कि उसका जो प्रभाव है किसी दूसरे पे नहीं पड़े, तो इसको कहा जाता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन यानी आत्म संबंधी स्वतंत्रता से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिनका कि उसका अपना जीवन पे पूर्ण अधिकार है, वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी को मतलब सपोज किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो इनका बोलता है यहाँ पे जेएस मिल बोलते हैं कि इनका ये प्रसिद्ध कोटेशन है, व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने शरीर पे, मन पे और जो व्यक्ति है वो वहाँ पे क्या है, संप्रभु है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कुछ और, तो इंग्लिश में अगर कहे तो ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कोटेशन आपका पूछा गया है, किसने दिया और किस प्रकार की स्वतंत्रता ये से संबंधित है। तो आत्म संबंधित
क्रियाओं से ये संबंधित है। इसके अलावा जो अन्य संबंधित क्रिया क्या है, तो अगर हमारे किसी कार्य से किसी को नुकसान पहुंचता है तो यहाँ पे जो सरकार है वो हस्तक्षेप कर सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, उस व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो दूसरों, जिससे कि आपके कार्य से दूसरों पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो फर्स्ट वाले में था आप अपने साथ कुछ भी करते हैं तो वो आपका अपने तक आपका सीमित होना चाहिए, उसका प्रभाव किसी और पे ना पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपका बहुत बार आपका पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। फिर आता है बार्कर क्रिटिक। तो बार्कर ने, हमने देखा कि इनका जो वहां पे काफी क्रिटिसाइज किया है बार्कर ने इनको। अर्नेस्ट बार्कर इनका पूरा नाम है। ये इनको खाली स्वतंत्रता का पैगंबर यानी प्रोफेट ऑफ एम्पटी लिबर्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव उसकी बात की। इसके अलावा अमूर्त व्यक्तिवाद का विद्वान कहा जाता है किसको? आपका जो बार्कर है उनको। तो अर्नेस्ट बार्कर ने आत्म संबंधित यानी सेल्फ रिगार्डिंग और अन्य संबंधित कार्यों के इस विभाजन की कड़ी आलोचना भी की है जेएस मिल की। तो स्पष्टीकरण, क्योंकि वास्तविकता में किसी भी व्यक्ति का कार्य पूरी तरह से केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है और समाज आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे अर्नेस्ट बार्कर बोलते हैं कि व्यक्ति अपने साथ सुसाइड करता है तो उसका प्रभाव उसके परिवार पे, उसकी फैमिली पे, बहुत सारे लोगों पे पड़ता है। इसलिए जो कि व्यक्ति केवल मतलब उसका एक लिमिटेड क्षेत्र नहीं होता है, वो समाज से आपका जुड़ा हुआ होता है। तो इसको यहाँ पे जो उनकी दो प्रकार की जो हार्म प्रिंसिपल थे, पहले तो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग, इसका जो जेएस मिल ने विभाजन किया था उसकी किसने आलोचना की? अर्नेस्ट बार्कर ने। फिर आता है इक्वल राइट फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए समान स्वतंत्रता की बात करते हैं कौन? जेएस मिल। तो जब ये ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट है उसके सदस्य रहे तो वहां पे महिलाओं की मतलब एक विधेयक पारित किया गया था उनके समय। तो वो वाला भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो वहां पे उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, किस बुक में महिलाओं के जो राइट है उनके बारे में बात की है? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो 1869 में उन्होंने ये बात की है। तो स्वतंत्रता मानव स्वभाव की प्रथम और सबसे दृढ़ अभिलाषा है, ये कौन बोलता है? जेएस मिल। तो लिबर्टी इज द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ ह्यूमन नेचर। तो अंग्रेजी विवाह अनुबंध कानून यानी इंग्लिश मैरिज लॉ, जहाँ पे क्या था, एक कानून था, वहां पे महिलाओं को कोई संपत्ति नहीं रख सकती थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी, बच्चों की संरक्षक नहीं थी। और जो मैरिटल रेप, जो पिछले साल आपने सुना होगा काफी न्यूज में था, वैवाहिक बलात्कार की बात जेएस मिल ने तब कह दी थी, आज इसकी बात होती है। तो यहाँ पे उनके खिलाफ कोई कानून नहीं था, कहाँ पे? ब्रिटेन में। तो जेएस मिल ने इनके बारे में बताया था, समाज को अवेयर किया था महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी कितनी जरूरी है, बच्चों की जो आपकी गार्जियनशिप होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैरिटल रेप के बारे में इन्होंने काफी बातें की थी। और आधुनिक युग में गुलामी खत्म हो गई है लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं मिले क्योंकि सभी पुरुषों की महिलाओं की अधीनता में रुचि थी। तो ये भी इनका एक फेमस कोटेशन है कि किस थिंकर ने बोला कि सभी पुरुषों की महिलाओं की अधीनता में रुचि थी। तो किसने बोला? जेएस मिल ने। ऑल मैन हैड इन एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। महिलाओं को दूसरे के सामने झुकने के लिए पाला गया था। तो यहाँ पे महिलाओं के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा है। जब वो अपने जो महिलाओं के लिए स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांतों के साथ लोगों ने गुलामी जैसे प्रथाओं से परहेज किया लेकिन महिलाओं को कभी अधिकार नहीं दिया। हर पुरुष की महिला की जो अधीनता है उसमें रुचि है, ये किससे बोला? जेएस मिल ने। और बोला कि महिलाओं को बचपन से ही सिखाया जाता है दूसरों के नियंत्रण में रहना, झुकना, यही उनका आदर्श चरित्र है। इसको समाज में बोला जाता है यही उनका आइडल कैरेक्टर है। तो इस तरह से उन्होंने इन प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया था जो पहले से आ रहे थे। अब बोलते हैं कि महिलाओं को अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए, यानी फोर पिलर्स ऑफ वुमेन इक्वालिटी। तो सबसे पहले निरंकुश जो पारिवारिक जो संरचना है उसकी समाप्ति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है हमें महिलाओं को आपके राइट देने। ये बोलते हैं कि महिलाओं को अधिकार देने के 4 फायदे हैं। पहले तो समाज की जो परिवार की निरंकुश जो संरचनाएं हैं वो आपकी समाप्त होगी और उनकी समाप्ति के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए आवश्यक स्वतंत्र नागरिक तैयार होंगे जब हम महिलाओं को क्या करेंगे,
राइट्स देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर बोलते हैं दूसरा कि मानसिक शक्तियों और कार्यबल का दुगुना होना, यानी अगर आपकी ओनली 50% जो जनसंख्या है वही कार्य करती है और 50% जो वुमेन्स की पॉपुलेशन है उसको आपने इग्नोर कर दिया है, तो वहां पे आपका कार्यबल दुगुना कैसे होगा। तो जेएस मिल आपका समाज से आह्वान करते हैं कि मानसिक शक्तियों और कार्यबल का दुगुना आपको करना है। तो समाज में जो महिलाएं हैं उनको राइट्स देने होंगे, उनको अधिकार देने होंगे, जिससे कि आपके काम में जो है लोगों की संख्या बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा होगी और प्रदर्शन में, परफॉर्मेंस में आपका काफी सुधार होगा। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे बताए थे कि महिलाओं को क्यों। इसके अलावा मानव जाति पर बेहतर प्रभाव इसका पड़ सकता है। समानता मानव जाति की समग्र विकास और प्रगति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, इसलिए महिलाओं को राइट्स दिए जाने चाहिए। इसलिए समाज में आपकी समानता काफी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि स्वतंत्र नागरिक की आपकी आवश्यकता होती है। उपयोगितावादी मानदंडों की पूर्ति, तो अधिकतम लोगों का अधिकतम उपयोगितावादी जो सिद्धांत था किसका था, आपका बेंथम का, जिसको जेएस मिल काफी क्रिटिसाइज करते हैं और अपना नया करके अपना मॉडिफाइड उपयोगितावाद देते हैं, मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म। तो सबसे पहले उन्होंने बेंथम का जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख था उसकी कड़ी आलोचना की थी। तो मिल ने बेंथम की आलोचना की क्योंकि यह व्यक्तिगत चरित्र की उपेक्षा करता था। इस कारण से इन्होंने बोला कि लोग तो किसी भी कारण से खुश हो सकते हैं, तो हम कैसे माने कि जो व्यक्ति आपका सबसे खुश है और मतलब अधिकतम सुखी है, जो उनका सिद्धांत था उसको क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा उन्होंने 4 कुछ नई कारक शामिल किए, जैसे कि नैतिक उद्देश्य, मोरल पर्पस, सार्वभौमिक परोपकारिता यानी यूनिवर्सल बेनेवोलेंस, इसके अलावा सिंपैथी यानी सहानुभूति, पक्षपात के बिना न्याय। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कौन से नहीं दिए। इसके अलावा मिल ने उपयोगितावाद को नहीं छोड़ा, बल्कि सिर्फ स्वतंत्रता, लोकतंत्र और महिला अधिकारों के सिद्धांत पर लागू किया। तो इस कारण से जेएस मिल को अर्नेस्ट बार्कर उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक ऐसे उपयोगितावादी है जिन्होंने उपयोगितावाद को ही नष्ट कर दिया है। तो इस कारण से इनकी काफी आलोचना की जाती है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी मात्रा से अधिक आपकी गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है। किसके सिद्धांत में, बेंथम का, जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के बारे में था, उसको क्रिटिसाइज किया बहुत अच्छे तरीके से। एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, ये किसने बोला, जेएस मिल ने। ये भी आपका बहुत बार आपका पूछा गया है। बेटर टू बी सॉक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन अ फुल सेटिस्फाइड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिल के लिए खुशी केवल मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है। सच्ची खुशी मानव स्वभाव की पूर्णता, नैतिक गुणों की खेती और अपनी भूख इच्छाओं पर नियंत्रण में है। इसके अलावा न्याय और सामाजिक सद्भाव, इसके अलावा जो जो सुकुमाई कलन यानी फैलिसिफिक कैलकुलस का आइडिया किसने दिया, तो ये भी जेएस मिल ने दिया। ये आपका बहुत बार आपका पूछा गया है। तो ये क्या है, सुकुमाई कलन, इसको हिंदी में कहते हैं। तो बेतुका था क्योंकि सुखों को निष्पक्ष रूप से आपका मापा नहीं जाता। ये किसने दिया था, बेंथम ने दिया था। जेएस मिल ने इसको क्रिटिसाइज किया, बेंथम के इस प्रिंसिपल को, क्योंकि जेएस मिल ने ये नहीं दिया, ये इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था, बेंथम ने ये दिया था। फिर बोलते हैं व्यक्ति और समाज के हितों में सामंजस्य, जो समाज के लिए अच्छा हो वह व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से अधिक सुख देता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तीसरा है न्याय अधिकारों से जुड़ा है, उपयोगिता ही अधिकारों का औचित्य है और समाज में प्रगति के लिए अधिकारों का आनंद लिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट नामक बुक है, वहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। वहां पे बोलते हैं कि हमेशा लोगों के हित में कार्य करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिकों का नैतिक विकास। फिर इनको क्यों अनिच्छुक डेमोक्रेटिक किसने बोला था, यानी डेमोक्रेट किसने बोला था, यानी अनिच्छुक लोकतंत्रवादी, वो बोला था सीएल बाइपर ने। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मिल उपनिवेशों में लोकतंत्र शुरू करने से डरते थे। भारत जैसे देश में वो लोकतंत्र शुरू करने से डरते थे क्योंकि उस समय इंडिया गुलाम था। तो यहाँ पे उनका मानना वही था कि जो ब्रिटिशर बोलते थे कि भगवान ने हमको इसलिए भेजा है जिससे हम आप लोगों पे शासन कर सके, आपको सभ्य बना सके, क्योंकि आप असभ्य लोग हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भी सेम बोला कि मैं लोग पर्याप्त शिक्षित नहीं है और ना ही सभ्य है, इसलिए वहां पे क्या होना चाहिए, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, जो आपके उपनिवेश जो देश है। तो उन्होंने उपनिवेशों को लेकर जो आइडिया दिया वो उनका क्या था, जो कॉलोनीज कंट्री थी और ब्रिटिश थे वो, इसलिए उन्होंने
कभी भी मतलब जो कॉलोनी थी वहां पे लोगों को स्वतंत्रता देना सपोर्ट नहीं किया, लोकतंत्र देना सपोर्ट नहीं किया। अगर सपोर्ट करते तो काफी आलोचना होती, लोग विरोध करते, लोग बोलते, इसलिए ब्रिटिशर के लिए काफी खतरा ये बन सकता था। तो शिक्षित समाज से लोकतंत्र क्या होता है? बहुसंख्यकों की निरंकुशता। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस कारण से उन्होंने बोला कि हमें जो उपनिवेश है वहां पे लोकतंत्र नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए परोपकारी निरंकुशता सर्वोत्तम है। वहां पे आपकी जो परोपकारी निरंकुशता यानी बेनोवलेंट डेपोटिज्म होना चाहिए। कहाँ पे? जो उपनिवेश कंट्रीज है। तो लोकतांत्रिक संस्कृति के बिना लोकतंत्र झूठा है, यह बांटने के लिए एक मुफ्त उपहार नहीं है। तो ये भी किसका था? जेस मिलता है। इसके अलावा वेटेज वोटिंग को सपोर्ट करते थे। वेटेज वोटिंग क्या होती है? तो यहाँ पे एक वोट नहीं बल्कि शिक्षित संपत्ति वालों को एक से अधिक वोट दे। जो आपका पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, जो शिक्षित है और जिसके पास आपकी सबसे ज्यादा संपत्ति है, जिसके पास मतलब सबसे जहां जहां संपत्ति है उसको उसी मात्रा में वोट मिलना चाहिए। कौन बोलता है? जेस मिल। तो एक वोट का इन्होंने समर्थन नहीं किया, बोला ऐसा नहीं बोला कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही वोट होना चाहिए। तो ये बोलते हैं जिसके पास शिक्षित संपत्ति वालों से उनको एक से अधिक वोट देना चाहिए। इसके अलावा प्लूरल वोटिंग यानी व्यक्ति उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में वोट दे सकता है जहां उसकी संपत्ति हो। तो व्यक्ति वहां आपका वोट दे सकता है जहां उनके घर है, उनकी संपत्ति है। तो ये भी जेस मिल ने बोला। इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी बहुसंख्या मॉडल मेजोरिटेरियन के बजाय क्या बोला? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आपको पूछा जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उच्च सदन को अधिक शक्तियां देना ये पसंद करते थे। जो आपका अपर हाउस है, जैसे कि ब्रिटेन में कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड, जो यहाँ वहां पे उच्च सदन है। लेकिन जो जेस मिल थे हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, इन्होंने हमेशा बोला कि जैसे भारत में राज्यसभा को अधिक शक्तियां आपकी दी जानी चाहिए, जो आपका बड़ा वाला सदन है। फिर आता है ओपन बैलेट को सपोर्ट करते थे। और फिर आता है आपका खुला यानी गुप्त मतदान को सपोर्ट नहीं करते थे। एक होता है ओपन बैलेट, एक होता है सीक्रेट बैलेट। तो इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया किसको? ओपन बैलेट को। महिला मताधिकार को सपोर्ट करते थे। तो यहाँ से जो प्रस्तावित चुनाव सुधार थे किसमें दिया, किस बुक में इन्होंने इसके बारे में कहा, वो कौन कौन से थे उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए, बोला कि कौन कौन से नहीं है। तो आज हमने जेस मिल के बारे में पढ़ा, जैसे कि उनके हार्म्स प्रिंसिपल क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। ये प्रिंसिपल है, किस बुक में दिए गए हैं, यहाँ से ऐसा प्रश्न बनता है। उपयोगितावाद का उनका आइडिया, बेंथम को उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया? तो बोलते हैं कि मात्रा से अधिक क्या होनी चाहिए? गुणवत्ता काफी इंपॉर्टेंट है इस कारण से, और बहुत सारे रीजन थे जिस कारण से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा इनको रिलेक्टेंट डेमोक्रेट किसने बोला? CL वाइफर ने। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में किसकी बात कही है? और कैसा मतदान आपका सपोर्ट करते थे? जेस मिल। तो जेस मिल के नुकसान के सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल, किस प्रकार के कार्यों में राज्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो ये आपको देखना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका अन्य संबंधित क्रियाएं, जहां पे आपका जो आपके जो स्वतंत्रता है उससे किसी को नुकसान पहुंचता है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट है आप पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहां पे आपकी जो फ्रीडम है वो आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, निरंकुश नहीं है, सरकार उस पर रोक लगा सकती है। इसके अलावा मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में सुधार करते हुए घोषित किया कि एक संतुष्ट सुकरात मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट राजा अर्थशास्त्री आपका राजनेता क्या होना इंपॉर्टेंट है? सुकरात। तो ये भी इनका पूछा गया है बहुत बार। तो जेस मिल के बारे में आज हमने जाना, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो एक बार इसको और रिवाइज करते हैं। इसको फर्स्ट से। तो जेस मिल के बारे में हमने देखा कि ब्रिटिश फिलोसफर थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, और वहां पे जो निचला सदन है लोअर हाउस, उसके सदस्य रहे हैं। सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर से चुने गए थे, और वहां पे उन सदनों की संख्या कितनी है ये भी हमने बात की थी। तो जो लोअर हाउस है उसकी 650 है, जो अपर हाउस है उसकी 800 प्लस है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और लोअर हाउस वहां पे सबसे पावरफुल हाउस माना जाता है, क्योंकि वहां पे जो लोअर हाउस में जो लोग होते हैं वो आपके किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा। दूसरा आता है जेस मिल के बारे में हमने ये जाना,
तो उपयोगितावादी प्रारंभ में बेंथम से काफी प्रभावित थे, उनका जो उपयोगितावाद का आइडिया है, लेकिन बाद में उनको लगा कि यहाँ पे केवल बेंथम जो है मात्रा के बारे में बात करते हैं, वहां पे गुणवत्ता आपकी नहीं देखी जाती है, और खुद तो व्यक्ति किस कारण भी हो सकता है, तो हम ये कैसे मान लेते इसके बारे में, तो उसको काफी क्रिटिसाइज करते हैं। फिर आता है किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, जो आपका निगेटिव लिबरलिज्म था या पॉजिटिव लिबरलिज्म, तो उनका जो बीच का ट्रांजिशन का जो पीरियड है वहां से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करें कि इनका जो आदर्शवादी आइडिया है, जो लिबरलिज्म का जो कॉपरेशन की बात करता है, लिबरल जो आइडिया है, तो जैसे महिलाओं के बारे में प्लेटो सुकरात से काफी प्रभावित थे, तो वहां पे आपने देखा होगा प्लेटो ने महिलाओं और पुरुषों के बारे मतलब कोई भेदभाव नहीं किया है शिक्षा में। तो जैसे उनका कॉन्सेप्ट था कि महिलाएं भी आपकी दार्शनिक जो राजा है यानी फिलोसफर किंग बन सकती है। इसके अलावा उनके जो बहुमुखी विचार थे, तो सबसे पहले ये उपयोगितावादी थे और इनकी पार्टी क्या थी, लिबरल पार्टी। इसके अलावा नारीवादी थे, संभ्रांतवादी जो आइडिया है एलिटिस्ट को सपोर्ट करते थे, यानी कुछ लोगों को बात करते थे आपके, जैसे आपका जो संपत्ति रखने का, जहां जहां आपके पास संपत्ति है वहां वहां आपका क्या होना चाहिए, वोट होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको संभ्रांतवादी आपका कहा गया है। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी क्यों कहा है, किसने बोला है, ये इंपॉर्टेंट है। बहुलवादी थे और सहकारी समाजवादी थे। इसके अलावा तो बार्कर ने इनके बारे में क्या कहा, सीएल बाइकर ने इनके बारे में क्या कहा, इसके अलावा इनकी रचनाएं हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था एपो कट नाम से। तो ए फॉर अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, सबसे फेमस, ये फेमस और ये फेमस, और याद हो ना हो बल ये तीन आपको याद होनी चाहिए। कौन, ऑन लिबर्टी, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, अ सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। फिर आता है इनकी जो स्वतंत्रता है, वहां पे तीन इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम की बात करते हैं, तो फर्स्ट जो फ्रीडम आती है वहां पे आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो यहाँ पे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता, थॉट एक्सप्रेशन की बोलते हैं कि अगर 99 व्यक्ति आपका एक ही बात को बोले ये सही है, लेकिन अगर एक व्यक्ति एक बात को बोले ये गलत है, तो किसका मत सुना जाना चाहिए, इस 1% लोगों का मत सुनना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इनका। ओके, फिर आता है कार्य करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे इन्होंने दो प्रकार के हार्म प्रिंसिपल बोले हैं, एक है सेल्फ रिगार्डिंग, दूसरा है जो आपका दूसरों से संबंधित हो, अदर रिगार्डिंग, यानी मतलब जो अपने आप से संबंधित हो और दूसरों से। फिर है एसोसिएशन, साझेदारी की स्वतंत्रता। तो ये इनका ये कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और इससे ही मिलता जुलता आपने सुना होगा वोल्टेयर का जो कथन है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कि वो बोलते हैं कि मुझे आपके बोलने से अधिक मतलब नफरत है, लेकिन मेरा काम है आपको सुनना। फिर आता है हम प्रिंसिपल, ये हमने बता दिया कि दो प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं। फिर आता है मानवीय कार्यों का विभाजन, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो स्वतंत्रता है वो आपकी कौन कौन सी है, दो प्रकार की। फिर आता है महिलाओं के लिए समान स्वतंत्रता की बात क्यों की, और महिलाओं को क्या क्या मतलब राइट्स देने की बात की ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो वहां पे जो अंग्रेजी विवाह अनुबंध कानून था, वहां पे महिलाओं के लिए कोई भी पावर नहीं थी, अपने संपत्ति नहीं रख सकती थी, बच्चों की संरक्षण नहीं, वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कोई कानून नहीं था। तो इसको उन्होंने क्या किया, काफी क्रिटिसाइज किया। तो बोला कि समाज ने गुलामी जैसी प्रथाओं का त्याग किया, लेकिन महिलाओं को अभी भी उसके अधीन रखा है। फिर आता है समानता की चार सिद्धांतों की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उपयोगिता का बात का विकास कैसे हुआ, तो ये इनके कुछ आइडिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है जेएस मिल से। जेएस मिल के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखी, तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कैसे बनते हैं, यहाँ से हर बार आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो जेएस मिल एक इम्पॉर्टेंट थिंकर है हमारे पॉलिटिकल साइंस में। हम 1 by 1 कल से इनके जो आइडिया है उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।